हेलो बाबू। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी क्लास ठीक ठाक चल रही है और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और एज ए जिम्मेदारी या एज ए स्टूडेंट आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी क्लास या अपनी पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रम में हम एक स्टेप और आगे आ गए और यहाँ पे हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसके पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ कंडीशन होती है मेल फीमेल की। तो हम अब जिसे इसमें पता करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे कि जो पुष्पीय पौधे हैं उसमें किस तरह से जनन होता है और किस तरह के उसके कंसेप्ट हैं और कैसे काम करता है। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू कि जैसे जो फूल होता है, ठीक है ना, कोई भी फूल हो, फूल जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का विकसित फ्लावर है, सबसे विकसित। अगर आप समझ पाए, मैं समझा लूं आपको, तो एक नाम सुना होगा ने आपने एल्गी का। ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? शैवाल कहते हैं। एक आपने नाम सुना होगा ब्रायोफाइटा का। ठीक है ना, इसको ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसी को कहा जाता है उभयचर पौधे। ठीक है ना, उभयचर पादप कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में एम्फीबियस प्लांट कहते हैं। इसके बाद है बाबू टेरिडोफाइटा। इसको टेरिडोफाइटा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा बाबू जिम्नोस्पर्म। इसी को बाबू हिंदी में अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद बाबू अंत में जिसका युग चल रहा है वर्तमान में, ये है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, इसी को आवृत बीजी पौधा कहते हैं। इसी को आवृत बीजी पौधा कहा जाता है। और मैक्सिमम जो डेवलप्ड फ्लावर हम लोगों के डेवलप्ड फूल पाए जाते हैं वही इसी में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसी का युग वर्तमान में चल रहा है। इसके दो ग्रुप सबसे फेमस और सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध हैं, जिनका बोलबाला वर्तमान समय में है। एक है एक बीज पत्री और एक है द्विबीज पत्री। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री इसको कहते हैं अंग्रेजी में मोनोकॉट और इसको कहते हैं डाइकॉट। ठीक है ना। फूल लगने वाले पौधे इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम जो हम फूल के बारे में जितना समझ पाते हैं और जानते हैं, और हमको जो फूल दिखाई देता है सब एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसको आवृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी आवृत बीजी में एक अंतर होता है बाबू। अनावृत बीजी ऐसे पौधे हैं जिनका जो बीज होता है वो नंगा होता है, उसके ऊपर कपड़ा नहीं होता है। और जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनके बीज के ऊपर छिलका होता है, यानी कवर होता है, ये कपड़े पहने रहते हैं। ये दोनों में विकास का मूल अंतर है, बाकी बहुत से अंतर और भी है। इसी में डाइकाट आता है, इसी में डाइकाट है, इसी में मोनोकाट है। मोनोकाट में जैसे धान, गेहूं, बाजरा, ठीक है ना, मक्का आते हैं। और डाइकाट में दलहनी फसल है, आम है, नीम है, महुआ है। जितने भी पौधे आप देख रहे हैं दो कैटेगरी में मैक्सिमम आपको दिखाई देता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आते हैं डायरेक्ट फूल पर। इसमें फूल के बारे में आप पहले समझिएगा। देखिए, जो फूल है उसमें पुष्प के भाग, पहले आप ये समझेंगे पुष्प के भाग। और पुष्प कितने भाग है बाबू? मूल रूप से पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। और अन्यथा एक और भाग आप बढ़ा सकते हैं तो इसको 5 भाग कर सकते हैं। आप 4 भाग भी समझेंगे, 5 भाग समझेंगे। पहला एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है ना। और दूसरा भाग है जिसको हम कहते हैं कोरोला। तीसरा भाग है बाबू जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। और चौथा भाग है बाबू जिसको हम कहते हैं
गाइनोशियम। अगर 4 भाग की बात करें तो यहां तक है। अगर 5वां भाग की बात करें तो इसमें 5वां एक भाग है जिसको हम कहते हैं, इसमें आएगा आपका रिसेप्टिकल्स। और रिसेप्टिकल्स को आप थैलेमस भी कह सकते हैं, रिसेप्टिकल्स है। और अगर उसे उचित स्थान पर रखें तो आप यहां पर लिख सकते हैं पहला नंबर करके थैलेमस, थैलेमस या रिसेप्टिकल्स, रिसेप्टिकल्स। ठीक है ना, ये पहला भाग हो सकता है। एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा रिसेप्टिकल्स पहला नंबर, दूसरे नंबर पर कैलिक्स, तीसरे नंबर पर कोरोला, चौथे पर एंड्रोशियम और 5वें पर गैनोशियम। अब ये क्या होता है बाबू, सबके बारे में हम आपको हिंदी में बता रहे हैं आपको। इसे कहते हैं, इसको कहते हैं पुष्पाधार, पुष्पाधार कहते हैं हिंदी में। जहां पे सभी फूल टिका रहता है इसको पुष्पाधार कहते हैं। फूल जहां पे सभी लगे रहते हैं इसे पुष्पाधार कहते हैं। इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज, इसको कहते हैं दल पुंज, और इसको कहते हैं पुमंग, और इसको कहते हैं जायांग। ठीक है ना, ये 5 भाग हो गया आपके। अगर इनका सिंबल देखा जाए, जैसे आप जब फैमिली पढ़ते हैं तो फैमिली में इनके चिन्ह बनाते जाते हैं, तो कैलिक्स का जो सिंबल होता है वो होता है के। ठीक है ना, कैलिक्स का सिंबल हो गया के। कोरोला का सिंबल होता है सी, एंड्रोशियम का सिंबल होता है ए, और गैनोशियम का सिंबल होता है जी। ठीक है, और जो एंड्रोशियम है ये फूल का कौन सा भाग होता है बाबू, मेल भाग होता है। इसी में हिंदी में इसको नर कहते हैं। और ये होता है फूल का कौन सा भाग बाबू, फीमेल, इसको हिंदी में मादा कहते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। पुष्प के मूल रूप से कितने भाग होते हैं, 4, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम। अगर 5वां जोड़ दे तो थैलेमस या रिसेप्टिकल्स होता है। ठीक है ना, जो पुष्प का आधार होता है या धार होता है, आधार बोल रहे हैं। के सी ए जी इसके 4 की हैं, यानी नाम है इसके, जो शार्ट में कभी कभी फैमिली पढ़ेंगे तो लिए जाते हैं। अब इसका डायग्राम एलएस के साथ आप देखेंगे। ठीक है, तो ये फूल हो गया बाबू, ये ओवरी का पोर्शन है। ये ओवरी का मान लीजिए पोर्शन है। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ, ये हो गया ओवरी का पोर्शन। इसके बाद यहीं से आपका निकल गया स्टेमन, और यहीं पे पंखुड़ियां जो होती है फूल में आपने रंगीन कलर की देखी होगी। और उसके बाद ये आपका थैलेमस हो गया, जिसको आप रिसेप्टिकल्स कहते हैं वाला पोर्शन। यहीं से छोटे छोटे हरी हरी पत्तियां निकली रहती है जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। नॉमेनक्लेचर के क्रम में आप देखेंगे बाबू तो इसको आई जो डंठलवा वाला फूलवा कर नहीं कहला पुष्पवृंत, पुष्पवृंत बोला जाता है हिंदी में। ठीक है ना, अंग्रेजी में पेडिकल कहते हैं इसको। हाई जो हरा वाला दिख रहा है बाबू ने, इसको बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स। हाई जो दिख रहा बाबू ने, इसे बोलते हैं कोरोला। ठीक है ना बाबू। अब देखो हाई जो दिखता है इसको कहते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं तंतु हिंदी में। कोरोला को बोलते हैं दल पुंज, इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। और ये हो गया एंथर, एंथर को हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं बाबू। क्या बोलेंगे, पुंकेसर। अब भाई फिलामेंट और पुंकेसर दोनों के मिलाए के, यानी एक ही पूरा का कहा जाला पुमंग, पुमंग, या हिंदी में इसको पुंकेसर कहते हैं। ठीक है ना, पुंकेसर। या अंग्रेजी में इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं स्टैमेन, स्टैमेन कहा जाता है इसको। ठीक है ना, अभी आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप इसके बारे में समझिएगा बाबू। देखो इसको कहते हैं स्टिग्मा, और आई जो नटैया पतिलकी है कने कि कजला स्टाइल, और आई तीसर का जो अगर फुल्लल पेट है कि कजला ओवरी। ठीक है ना, ये होगल तीनों। अभी तीनों मिला के का होगल फीमेल का भाग, तो एक एक कहल जाला
एक एक कहल जाला कार्पल, कार्पल भी कहल जाला, एक एक कहल जाला पिस्टिल, ठीक, एक एक कहल जाला गाइनोसियम, ठीक। हिंदी में के कहल जाला जायांग, यही के हिंदी में कहल जाला स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है बाबू। आप ये समझ लीजिएगा। अब इसी में अगर मोटी मोटा समझ जाए तो इसी में बहुत डिटेल अगर नहीं तो इसी में होता है एग, ठीक है, ओवरी के अंदर एग होता है, और जो एग होता है इसको हिंदी में अंड कहते हैं, यही एग जो होता है ना इसी को कहा जाता है फीमेल गैमिट। अब देखो फीमेल का फूला हुआ भाग जैसे ओवरी, हाई वाला होता है स्टाइल, ये वाला कहा जाला स्टिग्मा, जौन सबसे ऊपर होला ओके स्टिग्मा, ठीक है ना, ओकरे बाद स्टाइल, ओकरे बाद ओवरी। अब बाबू देखो तीनों को हिंदी में क्या कहते हैं, स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिका कहते हैं, वर्तिका, ठीक है ना, स्टाइल के वर्तिकाग्र कहते हैं, सॉरी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है ना, वर्तिकाग्र, और स्टाइल को हिंदी में वर्तिका कहा जाता है, और ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब ये आप समझिएगा कि जब किसी भी पौधे का या इसी पौधे का, इसमें जो ये जो बिंदी बिंदी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है बाबू, एंथर है, एंथर के अंदर परागकण है जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब समझो कि जब पॉलन ग्रेन पक जाता है, पूरा मैच्योर हो जाएगा, तो ये फट जाएगा, और जब फटेगा तो इसी के अंदर से परागकण निकल करके स्टिग्मा पर जाते हैं। अब ये समझिएगा बाबू, जिस फूल का स्टिग्मा होगा यानी फ्लावर का मेल और फीमेल, देखिए इसी एक ही क्या है, इसी का मेल इसी के फीमेल के ऊपर जाएगा, तो इसी को कहते हैं स्वपरागण, और अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। और यदि किसी दूसरे फूल का परागकण उड़ के इस पे आएगा तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, उसी को पर परागण अंग्रेजी में बोला जाता है, पर परागण हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में उसमें क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम देखेंगे इसके मेल फीमेल कैसे होते हैं, क्या होता है। अगर ये आपको समझ में आया हो, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, एक या दो बार, तीन बार, जितनी बार। उम्मीद करेंगे कि अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको समझ में आ जाए, फिर बहुत ज्यादा टिम टाम करने की कोई जरूरत है नहीं। और इसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर चाहें तो इसको देख करके नोट्स बना लीजिए, या तो आप अपने पास जो बुक रखे हैं उसको देख करके नोट्स बना लीजिए, उसको समझना आसान हो जाएगा जो आपके पास किताब होगी। अब इसके आगे देखना बाबू, इसके आगे ये है कि जो कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर की बात होती है वो क्या है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। पहले तो ये समझिएगा कि पूर्ण पुष्प क्या होता है, पूर्ण पुष्प, ठीक है ना। तो बाबू कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प का मतलब होता है कि जिस पुष्प में चार भाग कंप्लीटली होते हैं, ठीक है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गैनोशियम, ठीक है ना, ये चारों होते हैं। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गैनोशियम है। ये हो गया आपका हिंदी में वायदल पुंज, ये हो गया आपका दलपुंज, ये हो गया आपका उमंग, और ये हो गया आपका जायांग, ठीक है। ये चारों जिसमें होते हैं उसे कहते हैं पूर्ण पुष्प। अब देखिएगा, इसमें से कोई एक एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर, हिंदी में कहते हैं अपूर्ण पुष्प। अब इसमें से कोई तीन हो, मान लीजिए
कि 3 में जैसे एक अगर कहा जाए कि ये नर पुष्प है, नर पुष्प, तो नर पुष्प में क्या होता है बाबू कि कैलिक्स होता है, कोरोला होता है और एंड्रोसियम होता है, और गैनोसियम नहीं होता है। क्या होता है बाबू, आप सिंबल मैं लिख रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गैनोसियम नहीं होता है। तो जिस फूल में एंड्रोसियम होता है और गैनोसियम नहीं होता है, एंड्रोसियम क्या है बाबू, नर, और गैनोसियम क्या है, मादा। तो कह रहा है कि जिस फूल में मादा नहीं होती है, यानी हाई जोन बिचवा में उबरिया ऐसे बनल फूलल की, अगर ये ना रही, खाली हाई वाला रही, ठीक, हाई वाला रही, अगर मान लीजिए कि ये डंठल है, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा रहेगा स्टैमेन का, स्टैमेन का हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, स्टिग्मा नहीं रहेगा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों नहीं रहेंगे, तो फूल नर कहलाएगा। और ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और वह एक लिंगी पुष्प कौन होगा, जिसमें एक लिंगी पुष्प कौन होगा, नर वाला, तो मादा उसमें नहीं होगा। ये इसी का उल्टा हो जाएगा बाबू, कि अगर कहा जाए कि फूल कैसा है, फीमेल है, तो फीमेल फूल में क्या विशेषता होती है कि यहाँ पे मादा पुष्प होगा, तो एक लिंगी पुष्प होगा, तो उसमें मादा वाला हिस्सा तो होगा, यानी स्टिग्मा रहेगा, स्टाइल रहेगा, ओवरी रहेगी, ठीक है ना, हाई वाला हिस्सा नहीं रहेगा। यानी जो एंथर का हिस्सा है, जो आप देख रहे हैं कि जो मेल का हिस्सा है, वो नहीं रहेगा ऐसे फूल में, जिसमें आप देखेंगे कि कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, एंड्रोसियम नहीं होगा, और चौथे नंबर पर हो गया गैनोसियम, गैनोसियम रहेगा। कैलिक्स, कोरोला और गैनोसियम रहेगा, ये कहलाएगा आपका मादा पुष्प, एक लिंगी फूल होगा। एक लिंगी को बाबू अंग्रेजी में यूनिसेक्सुअल कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फूल जिसमें मेल नहीं होता है उसे मादा पुष्प कहते हैं, और ऐसा फूल जिसमें फीमेल नहीं होता है उसे नर पुष्प कहते हैं, और ऐसा फूल जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी को अंग्रेजी में मोनोसियस फ्लावर यानी मोनोसियस भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में उसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, और हिंदी में उसे द्विलिंगी कहते हैं। और द्विलिंगी का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे बाबू कि अगर फूल के सभी हिस्सों के बारे में अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया है, तो क्लास के अगले क्रम में हम ये देखते हैं कि इस फूल में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उससे पहले जब एंथर जो होता है, एंथर से जो परागकण यानी पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा पर जाएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान ला कि हाई स्टिग्मा हो गल, ठीक, स्टिग्मा हो गल, हाई एकर एंथर, ई एकर एंथर हो गल। अब इतना का समझा, बाकी तो पंखुड़ी तो तू समझत हो, पंखुड़ी बना लेना। अब मान ला कि जैसे हाई एंथर वाला हिस्सा हो गल ना, हाई एंथर वाला हो गल ना, तो जब हाई एंथरवा जो ना, हाई एंथर वाला हिस्सा है, तो इसी एंथर में भाई यही कि एंथर में क्या रहता है, नन्हे नन्हे गोल गोल पराग कण, पराग कण होना। एक अंग्रेजी में क्या कहा जाला बाबू, पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं बाबू, पॉलन ग्रेन कहते। यही के कहल जाला, मान ला मेल गैमिट, मेल गैमिट, और मेल गैमिट कैसा होला बाबू, हैप्लॉयड, ठीक है ना। अब ये समझा कि जैसे मान ला पक जाए ना, तो हाई खुल जाए, और जब भाई खुली ना, तो यहाँ से परागकण है जो होमोकुली निकल के हवा के माध्यम से, चाहे पानी के माध्यम से, ठीक है ना, और चाहे कोनो जंतु के माध्यम से, चाहे कोनो कीट के माध्यम से, जो फूल पर घूमे न फूल, उन्हन के माध्यम से हाई परागकण उन्हन के पंख में, उन्हन के शरीर में चिपक के स्टिग्मा पर चल जाइए, ठीक है ना। ये माध्यम होला निषेचन का, जिसे इसे बोलते हैं पॉलिनेशन, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है ना। हिंदी में बोल जाला
परागण, परागण इसी को बोलते हैं परागण। अब ये परागण का मतलब क्या होता है बाबू, कि एंथर से परागकण निकल के किसी भी माध्यम से, चाहे कीट के माध्यम से, चाहे जंतु के माध्यम से, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे हवा के माध्यम से, कौनो तरीका से एंथर से परागकण निकल के स्टिग्मा पर चल जाई, यहाँ से चल गई यहाँ, तो एक कहा जाला परागण, एक अंग्रेजी में कहा जाला पॉलिनेशन। लेकिन अगर यही फूल का एंथर है और यही फूल का स्टिग्मा, एक का फूल का, तो एक ही कहा जाला हिंदी में स्वपरागण और अंग्रेजी में कहा जाला सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही कहा जाला सेल्फ पॉलिनेशन। इतनी बाबू अगर समझ में आ गया धोखा, तो अब दूसर का तरीका समझाए। दूसर का तरीका अगर क्या है बाबू, देख मान लो एगो आई फूल है, इनमें एंथर ऐसे निकला, ठीक है ना, आई एगो फूल हेजा उरी बना देली, मान ला, ठीक, ये कहीं निकला नहीं। अब एक फूल हो गया ए और एक फूल हो गया यहाँ पे बी। बाबू जब अब देखो हाई स्टिग्मा है ना समझला, ई स्टिग्मा है के कजरा वर्तिकाग्र हिंदी में। अब हेकर परागकण जो ए वाला फूल है, एकर परागकण हवा के माध्यम से, चाहे कोनो कीट आयल घूमत घूमत हे पर बैठ गल, अब परागकण ओकरे पंख में लग गल, चाहे हवा बहल तो बह के चल गल, चाहे पानी बहल तो बह के चल गल। परागण का बहुत तरीका होता है, ठीक है ना। मान लीजिए हवा है, हवा के माध्यम से उड़ करके आई फटल पाउडर जैसन उड़ के, पाउडर जैसन उड़ के बस चल गल एक स्टिग्मा पर, ठीक, यहाँ से चल गल यहाँ, यानी ए फूल का परागकण चल गल बी फूल पर, तो एकर चल गल पर, तो एक कहल जाला पर परागण, ठीक। अंग्रेजी में कहल जाला क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बाबू ना। अभी हम उम्मीद करते तो से कि ई तो के पॉलिनेशन का तरीका समझ में आएगा, लोई पॉलिनेशन में कोनो दिक्कत ना होई। स्वपरागण के कहल जाला, क्रॉस परागण के कहल जाला। स्वपरागण यहाँ पे है और पर परागण यहाँ पे, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आपको समझ में आ गई होगी। एक लिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी किसे कहते हैं, नर क्या होता है, मादा क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। मेल गैमिट को क्या कहते हैं, फीमेल गैमिट को क्या कहते हैं। फीमेल गैमिट के एक कहल जाला, अब मेल गैमिट के परागकण कहल जाला। माइक्रोस्पोर अंग्रेजी में की कहल जाला, एक और तरीका इसका है, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बाबू इतना समझ में आ गया। इसके बाद एक और तरीका है इसका, हम निषेचन देखेंगे, निषेचन कैसे होता है। निषेचन, निषेचन कैसे होगा बाबू। निषेचन इसका मान के चलो कि जैसे ये मान लीजिए आपने बना लिया परागण के लिए, ये आपने बना लिया जैसे एक फूल, और फूल का ये ओवरी वाला हिस्सा हो गया। अब ओवरी में यहां पर एक एग सेल होती है और इसकी दो सहायक सेल होती है, ठीक है ना। ये अगर ओवरी है तो अब यहां पर दो ठो इसकी पोलर सेल होती हैं, जिसे ध्रुवी कोशिका कहते हैं, और यहां पर भी 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम प्रतिमुख कोशिका हिंदी में और अंग्रेजी में एंटीपोडल सेल कहते हैं। अब देख भैया, हाई होला स्टिग्मा, हाई होला एकर स्टाइल, हाई होला एकर पेटवा जब फुल्ला लेके कहल जाला ओवरी, ठीक। हाई होगा लेकर एंथर, हाई होगा लेकर फिलामेंट, इतना तो के जाने के। ओकरे बाद देखा हाई दूगो, खूब ध्यान से देखा यार, हाई दोनों एकर का कहलाएला, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका,
बॉडीगार्ड होला होकर जबले फर्टिलाइजेशन ना हो तबले ओकर रक्षा करला पूरा। ओकरे बाद हाई जोन एगो है यही के कहल जाला एग, एग कहल जाला अंडा या अंड कोशिका, कोशिका। ठीक है बाबू। अब होता क्या है कि ऊपर से जब पराग कण आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पराग जब आएगा यहाँ पे तो यहीं पे अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो स्टिग्मा जो आई होला ना में हमेशा स्टिग्मा के दतारी हंसुआ मतीन खरबिद्दर बनावल जाला है के दतारी हंसुआ जैसे खरबिद्दर बनावल को ऐसे ऐसे ये काहे बनेला बाबू, ऐसे बनला कि जब पराग कण उड़ के आई ना तो यही दतरिया हंसुआ के बीचवा जो जगह है जो दररिया ये में फंस जाएगी और दरार में ना फसल ना तो फिसल के गिर जाए नीचे और नीचे गिर गल चिकन रही नीचे गिर जाए तो फिर फर्टिलाइजेशन ना होई। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया की तनी खरबेदार होला उबड़ खाबड़ रहा ताकि आसानी से परागकण में एंट्री कर जाए। अब परागकण बाबू क्या करेगा, पराग नलिका बनाएगा एक ठो ऐसा ही ऐसे और यही में एक न्यूक्लियस है सोन दोनों, ठीक। और ओकरे बाद ही आवत 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 यहाँ पर पहली बार जो आगे वाला सेल होगा इसका, ठीक है ना, ये क्या करेगा कि इससे फ्यूज कर जाएगा। यहाँ पे ये दो सेल बनाएंगे, एक जनरेटिव सेल होता है एक वेजिटेटिव सेल होता है। अब एक सेल जो आएगी पहली कोशिका, क्योंकि ये परागकण है तो क्या होगा n नंबर, तो जब ये n नंबर आएगा तो इस n नंबर के साथ फ्यूज करेगा, तो फ्यूज करेगा तो बनाएगा ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। ये को जाइगोट बनेगा। आइए को जो पिछवा वाली कोशिका है ना ये हो आई फर्टिलाइजेशन खातिर, तो हाई फर्टिलाइजेशन एक हो गल तो ये जाइगोट बना देला n नंबर प्लस n नंबर बराबर 2n हो गल। अब बचल हाई जो बीचवा में कर कोशिका दूठे आई n नंबर और n नंबर दूठे हुआ आइए को n नंबर हाई यहाँ से आई तो क हो जाए बाबू 3 गो, तो यही के कहा जाला ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना, या डबल फर्टिलाइजेशन, यही के कहा जाला डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यही के कहा जाला डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। अब हाई जोन आल तो यहाँ फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बन गया, ऊपर गया तो ये बना दे भ्रूण कोश, ये जो बाद में फर्टिलाइजेशन होगा ये बनाएगा भ्रूण कोश, भ्रूण का पोषण होगा। हाई जोन बनेगा तो ये भ्रूण का पोषण बनाएगा, यहां पर ये मिल करके हाई वाला बनाएगा एग, ठीक है ना, एग बनाएगा जिसको सॉरी एग मिल करके ये एग बनाएगा, मतलब डिप्लॉयड एग बनेगा जिसको आप जाइगोट कहते हैं, ये जाइगोट बनेगा। और ये इस तरह से इस पौधे में फर्टिलाइजेशन होता है। ये एंजियोस्पर्म यानी फूल लगने वाले पौधों में निषेचन की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस तरह से पौधों के अंदर जो फूल लगने वाले पौधे होते हैं। उम्मीद करते हैं बाबू कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया होगा तो आप इसको बेहतर तरीके से जितना हो सकता उतना आप अच्छे से वीडियो जितनी बार देखेंगे ना समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको देख करके अच्छे से पढ़ करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम दोहराने के काम में आए, क्योंकि एग्जाम में इतनी बार का पोथी पत्र ना पढ़ा के मन करे लगे कि बहुत ढेर, तो इससे अच्छा है कि नोट्स बनाते जाएंगे टॉपिक वाइज तो पढ़ने में आसानी होगी, और टॉपिक अगर समझे रहेंगे तो उसके बाद थोड़ा बहुत सरसरी निगाह से भी देख ली तो एग्जाम टाइम में याद हो जाएगा कि एग्जाम टाइम में सभी सब्जेक्ट आपको कवर करने होते हैं। और एग्जाम कोई एक सिंपल ऐसा प्रोसेस तो है नहीं कि मजाक में दिया जाए, तो अभी से आप सीरियस रहिए और हमेशा सीरियस रह करके पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपने टॉपिक और कॉन्सेप्ट को हमेशा कंप्लीट करते रहिए। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो, किसी तरह की क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बेझिझक आप कमेंट में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी तरह की अगर दिक्कत हो तो, ठीक है ना। और या तो मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे सकता हूँ या तो फिर आपको वीडियो के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।